सभी दोस्तों को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से जुड़ी हुई एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा को देखते, चाहे आपकी यूपीएससी की परीक्षा हो, सीजीएल की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, पटवारी की परीक्षा हो, कांस्टेबल की परीक्षा हो, दिल्ली पुलिस दरोगा की परीक्षा हो, इवन जुडिशरी का भी कोई भी एग्जाम हो, तो आप अगर मेरे से पॉलिटी पढ़कर जाते हैं तो आप निश्चित ही पेपर में कंफर्टेबल स्थिति में होंगे। तो बिना किसी देरी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, अब तक मैं आपको बता चुका हूँ कि संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक किसके बारे में चर्चा है, भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा है। फर्दर आगे चलते हुए अब भाग 2 की हम बात करते हैं। भाग 2 में भारत के संविधान में नागरिकता की बात करी गई। अब तक ये बता चुके हैं हम कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या है, तो अब हमको पता चलेगी कि आखिरकार भारत के नागरिक कौन है। ठीक है, क्योंकि नागरिक जो शब्द है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो देखते हैं, देखिए संविधान के भाग 2 में किसके बारे में बात करी गई है, नागरिकता के बारे में बात करी गई है। और आपका आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा है भारत के संविधान में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या दुनिया के हर संविधान में नागरिकता के बारे में चर्चा है, तो ऐसा नहीं है। तो इंडिया का संविधान जो है इस संदर्भ में खास है, जिसमें हमारे नागरिकता के बारे में चर्चा करी गई है। अब देखिए नागरिकता का फायदा क्या है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ नागरिकता के बारे में। देखिए सबसे पहले पार्ट 1 में क्या दिया हुआ था, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, जो कि आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 मैं बता चुका हूँ आपको। अब पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई है कि कौन लोग भारत के नागरिक होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 5 कहता है आपका सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिस दिन भारत का संविधान लागू होता है कौन भारत के नागरिक होंगे, यह आर्टिकल 5 इस बात को कहता है। आर्टिकल 6 के बारे में हम बात करते हैं। 6 क्या कहता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट कर गए हैं उनकी नागरिकता के बारे में यहाँ पर चर्चा करी जाएगी। आर्टिकल 7 क्या कहता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ऐसे लोग जो पाकिस्तान को माइग्रेट कर गए हैं और उसके बाद भारत आ गए हैं उनकी नागरिकता के बारे में चर्चा करता है आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ऐसे लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उनकी नागरिकता के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और आर्टिकल 9 कहता है पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, मतलब ऐसे लोग जो स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, तो वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। आर्टिकल 9 उस बात को कहता है। यहाँ पर मतलब सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करी गई है, एकल नागरिकता। आर्टिकल 10 क्या कहता है, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब लोगों के जो नागरिकों के अधिकार है वो कैसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। मतलब संसद की शक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जाएगी कि भारत की संसद आपकी नागरिकता भी छीन सकती है, ठीक है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आर्टिकल 11 बताता है आपका पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाकर आपकी जो आपकी जो सिटीजनशिप है, ठीक है, उसको रेगुलेट कर सकती है, ठीक है, वो डिसाइड करेगी कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा, और वो इस पर कानून बना सकती है। अब देख लेते हैं हम एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा लोगों से मिलकर बनती है सोसाइटी हम लोगों ने मिलकर क्या बनाया, भारत का संविधान बनाया, ठीक है। अब देखिए संविधान और लोगों के बारे में हम बात करेंगे। एक तरफ स्टेट है जिसे हम राज्य बोलते हैं, दूसरी तरफ है सिटीजन, ठीक है। ये दोनों महत्वपूर्ण अंग है। बिना नागरिकों के राज्य एकदम बेकार है, और ऐसे ही जो सिटीजन है बिना नागरिकों के राज्य भी बेकार की बात है। देखिए स्टेट जो होता है वो हमारे नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार देता है, ठीक है। सिटीजन के क्या होते हैं, स्टेट में कुछ राइट होते हैं कि भाई आप चुनाव लड़ सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, कोई भी नौकरी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, ये क्या है, आपके राइट है, आपकी स्वतंत्रताएं हैं कुछ, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, एक्सप्रेशन हो गया, कहीं भी आने जाने का, ये कुछ अधिकार होते हैं। तो ठीक है, तो पॉलिटिकल और सिविल राइट दिए गए हैं लोगों को, ठीक है, और कुछ विशेषताएं दी गई हैं, मतलब कुछ आपको छूटें दी गई हैं। अब देखिए, अब आप नागरिक हैं तो नागरिकों को तुम्हें अधिकार तो मिल गए, लेकिन सिटीजन होने के नाते आप पर आपकी कुछ ड्यूटियां भी बनती हैं, जैसे कि आप भारत की यूनिटी को प्रोटेक्ट करोगे, मतलब भारत की एकता को। सेकंड, इंटीग्रिटी, मतलब भारत की अखंडता को। और नंबर 3, भारत की सॉवरेनिटी को, जिनसे हम बोलते हैं संप्रभुता, मतलब अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने में राज्य क्या है, अपने आप से डिसीजन लेगा, ठीक है।
तो ये सब चीजें यहाँ पर बात करें। मतलब स्टेट के और सिटीजन के बारे में दोनों के बीच में क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। मतलब दोनों एक दूसरे को पावर देते हैं, सहजीवी संबंध है, ठीक है। क्योंकि बिना लोगों के राज्य बेकार है, नागरिकों के, और ऐसे ही बिना स्टेट के नागरिक बेकार है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें, देखिए राज्य के 4 एलिमेंट होते हैं। कोई भी राज्य है उसके 4 एलिमेंट बताए गए हैं। आपकी एनसीईआरटी भी आप उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। सबसे पहला होता है टेरिटरी, मतलब कोई भी राज्य होगा तो उसकी एक सीमा होगी, भौतिक सीमा। दूसरा क्या होगा, उसमें रहने वाले कुछ लोग होंगे। तीसरा क्या होगा, एक सरकार होगी जो उसको चलाती होगी। जैसे मान के चलिए आज की डेट में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का मंत्रिमंडल है, उसके माध्यम से चलाई जाती है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है सॉवरेनिटी, ठीक है, मतलब संप्रभुता। तो राज्य के ये 4 महत्वपूर्ण अंग हैं। उन 4 महत्वपूर्ण अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है आपका पॉपुलेशन, जिसे हम बोलते हैं जनसंख्या, ठीक है। तो क्या इस पॉपुलेशन को हम सिटीजनशिप कहेंगे? किसी भी राज्य का एक भाग है, ठीक है? नहीं। देखिए किसी भी राज्य में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक सिटीजन होते हैं और एक होते हैं नॉन सिटीजन। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं रेजिडेंट, मतलब निवासी। सिटीजन जिन पे ज्यादा से ज्यादा मूल अधिकार होंगे, नॉन सिटीजन, ठीक है। नॉन सिटीजन जो होंगे वो आपके 2 प्रकार के होंगे, एक आपके लीगली तरीके से जो भारत में रह रहे होंगे, दूसरे सेमी लीगली तरीके से, मतलब अर्ध कानूनी तरीके से जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है। अब लीगली में हम फर्दर 2 तरीके का बाइफर्केशन है। एक ऐसे लीगली तौर पर रह रहे होंगे जो फ्रेंडली एलियंस है, मतलब तो दोस्ताना विदेशी में। दोस्ताना विदेशी कैसे, भारत के इस टाइम पे जो संबंध है फ्रांस के साथ मित्रता भरे संबंध है, तो वो क्या है, हमारे फ्रेंडली एलियंस है, लेकिन रह रहे इंडिया में है, चाहे दूतावास में रहते हों या भारत में कोई बिजनेस करते हों, ठीक है। तो इनके पास क्या है, फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक होते हैं एनिमी एलियंस, मतलब शत्रु विदेशी। शत्रु विदेशी मतलब मान के चलिए इंडिया का युद्ध चल रहा है चाइना के साथ। अब भारत में जो चाइना के लोग रह रहे होंगे, चाहे व्यापार कर रहे हों या कुछ नहीं हो, उन्हें हम बोलेंगे एनिमी एलाइज, ठीक है। उनके पास अधिकार तो होंगे लेकिन बहुत कम फंडामेंटल राइट होंगे, ठीक है। इसका उदाहरण है आपका कारगिल युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान था भारत की, ठीक है, उस टाइम पे जो पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे थे वो क्या थे, हमारे शत्रु विदेशी थे। रह रहे लीगली तौर पर है लेकिन शत्रु विदेशी हैं, ठीक है, क्योंकि उनको आर्टिकल 22 के तहत जो गिरफ्तारी व नजरबंदी के विरुद्ध जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा। अब देखिए सेमी लीगली में क्या है, हम देखते हैं। एक होते हैं आपके रिफ्यूजीज, जिन्हें हम बोलते हैं घुसपैठिया, जैसे रोहिंग्या हो गए, ये क्या है, आपके रिफ्यूजीज हैं। एक क्या होते हैं, आपके स्टेटलेस होते हैं, मतलब तड़ी पार, जिनका कोई भी स्टेट नहीं है, मतलब किसी भी राज्य के वो नागरिक नहीं है, घूम रहे हैं, मतलब वहां पर किसी का भी उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है। अगले होते हैं आपके इंटरनली डिस्टर्ब्ड पर्सन, जिन्हें हम बोलते हैं आईडीपी, मतलब आंतरिक रूप से परेशान। आंतरिक रूप से परेशान कैसे, मान के चलिए ये रोहिंग्या है, ठीक है। अगर ये म्यांमार को प्यार कर लेते हैं, म्यांमार के मूल निवासी हैं और बांग्लादेश में एंट्री कर जाते हैं, तो बांग्लादेश के लिए क्या है, ये रिफ्यूजी है, ठीक है। अगर नहीं किया, अगर ये म्यांमार में ही रहते हैं तो क्या है, इंटरनली डिस्टर्ब पर्सन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए नागरिकता के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो भारत का संविधान जो है वो नागरिकता को 2 तरीके से डील करता है, नागरिकता के बारे में 2 तरीके से बताता है। कैसे, सबसे पहले कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के समय कौन भारत के नागरिक होंगे, मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, इस पहला हो गया आपका ये। दूसरा क्या है, 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत के नागरिक होंगे, तो इसको जो डील करता है वो करता है हमारा संसद द्वारा कानून निर्माण के माध्यम से नागरिकता। मतलब संसद 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी कानून बनाएगी, अब ये संसद का कार्य है कि कौन लोग भारत के नागरिक होंगे। इसी को देखते हुए भारत की संसद ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पास किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बताएगा भारत में कौन लोग अब नागरिक होंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन लोग भारत के नागरिक होंगे। व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास हो, मतलब भारत में डोमिसाइल हो, आपका मूल निवास हो जिसे बोलते हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान से भारत आया हो वह भारत का नागरिक होगा, कब, 26 जनवरी 1950 से पहले। और क्या है तीसरा, पाकिस्तान को चला गया लेकिन बाद में भारत को लौट आता है 26 जनवरी 1950 से ही पहले, ये जो डेट है। और व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं, मतलब अमेरिका में रहता हो, कहीं भी रहता हो लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहता हो, वो भारत के नागरिक होंगे। देखते हैं आर्टिकल 5 यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम आर्टिकल 5 को देखते हैं, ये क्या कहता है। सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल, ये बात करता है अधिवास द्वारा नागरिकता की, आपकी अधिवास द्वारा नागरिकता, ठीक है, अधिवास द्वारा नागरिक। देखिए संविधान के लागू होने पर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिस पर भारत का डोमिसाइल मतलब अधिवास होगा भारत का नागरिक होगा, ठीक है। ये खाली इतनी बात आपका कहता है संविधान का आर्टिकल 5 नागरिकता के बारे में। और क्या कहता है,
और ये 3 शर्तें और बताता है, अगर आप इन 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करते हो उस टाइम पर तो आप भारत के नागरिक होंगे। पहली शर्त यह है, भारत में वह आदमी जन्मा हो वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा, उसके माता पिता हो या उसके दादा दादी हो वो भारत में पैदा हुए हो, या फिर कम से कम 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो वो भारत का नागरिक होगा। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल करता है तो वो भारत का नागरिक होगा आर्टिकल 5 के अनुसार, या फिर उस पर भारत का क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। अब देखिए, डोमिसाइल से संबंधित मामला आता है डीपी जोशी बनाम स्टेट ऑफ मध्य भारत में 1955 में। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, पूरे भारत के लिए एक ही डोमिसाइल होगा, मतलब डोमिसाइल ऑफ इंडिया होगा, ना कि स्टेट के हिसाब से डोमिसाइल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 कहता है कि इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है और भारत का नागरिक समझा जाएगा। मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले ये है आपका पाकिस्तान से इंडिया आता है तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 6 इतनी बात कहता है। और यहाँ पर ये 2 डेटें बताता है आपका, बिफोर 19 जुलाई 1948 से पहले और आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद। क्यों ये डेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है इस दिन से परमिट सिस्टम लागू हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं संविधान के प्रारंभ पर नागरिक 2 शर्तें पूरी करते हैं। ठीक है, वो 2 शर्तें क्या हैं, या तो सेम वो जो खुद नागरिक है, या तो वो या उसके माता पिता या दादा दादी किसी का भी ब्रिटिश भारत में जन्म हुआ हो, मतलब जब तक हम आज़ाद नहीं हुए उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा क्या है, तब से वे पाकिस्तान से इंडिया प्रवास करे हैं, मतलब जब से वो पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं तब से वो भारत में ही रह रहे हों। कब? बिफोर 19 जुलाई 1948, तो वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा? यहाँ पर भी देखिए 2 शर्तें हों, एक तो यही दादा दादी माता पिता ब्रिटिश भारत में जन्मा हो, दूसरा भारतीय नागरिकता के लिए किसी भी ऑफिसर को रजिस्ट्रेशन दिया हो, मतलब भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपने परमिट सिस्टम पर, देखिए ये बॉर्डर है, यहाँ पर ये हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है, ये होगा आपका इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से एक ऑफिसर बिठाया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से। अगर आप इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, अगर आप पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराइए। तो दोनों ने एक एक ऑफिसर बैठा दिए रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो उस ऑफिसर में भारतीय नागरिक पंजीकृत कर लिया हो, और ये जो ऑफिसर बैठा है जब पाकिस्तान से आदमी यहाँ आएगा इसने एज ए कंसीडर कर लिया हो कि आप भारत के नागरिक हैं, तो वो भारत का नागरिक होगा। कब? आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद। अब हम यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल नंबर 7 हमें उनकी नागरिकता के बारे में बताता है जो भारत से पाकिस्तान प्रवर्सन कर चुके हों, मतलब ऐसे लोगों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 7 बात करता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हो और पाकिस्तान में उनका मन नहीं लगा, अब वो घर आ गए, उनकी नागरिकता के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है, मतलब सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप कहते हैं। ये डायलॉग आप याद रखिएगा। देखिए इसके लिए शर्त क्या है, कम से कम 6 माह से भारत में रह रहे हो, और दूसरा इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। जब ये यहाँ से आया हो तो इसने ये जो अधिकारी बैठा है यहाँ पर पंजीकृत करा लिया हो कि जी मुझे भारत के नागरिक के रूप में गए, तो इस वजह से पाकिस्तान के यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 8 क्या कहता है। आर्टिकल 8 हमें बताता है भारत के संविधान का नागरिकता के बारे में कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के, मतलब जो इंडियन ओरिजिन है, कब के, ब्रिटिश भारत के, कि कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। ऐसे कुछ व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं, उनकी नागरिकता कैसे होगी। अब देखिए एक भारत बन गया एक पाकिस्तान बन गया, तो दोनों में से आपको चुनना पड़ेगा, या आप पाकिस्तान के नागरिक बनिए या भारत के नागरिक बनिए। तो ये उनकी नागरिकता के बारे में बात करता है जो कि विदेश में रह रहे हैं, क्योंकि वहां से वो राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे भारत को आजाद करवाने में। ठीक है, तो 2 शर्तें पूरी करता हो, माता पिता दादा दादी उनमें से किसी का जन्म भी अविभाजित भारत में हुआ है, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म हुआ हो। दूसरी शर्त क्या है, जिस देश में रह रहा है उस देश का इंडियन डिप्लोमेट, अगर मान के चलिए वो नागरिक कोई पाकिस्तान से था, ठीक है, अगर वो अमेरिका में रह रहा है तो वो इंडियन डिप्लोमेट के यहाँ ये कंसीडर कराएगा। ठीक है, मतलब विभाजन के बाद समझिए उस आदमी का घर पाकिस्तान में पड़ता है, अगर वो भारत आना चाहता है, मतलब भारत का सिटीजन बनना चाहता है, लेकिन रहेगा अमेरिका में, तो उसे इंडियन काउंसलेट के यहाँ, इंडियन जो डिप्लोमेट है, जो काउंसलर है, उसके यहाँ आपको रजिस्टर्ड कराना होगा भारतीय नागरिक के रूप में, तभी आप भारत के नागरिक होंगे। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान को इस वाले प्रावधान से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 6 और 7 में, क्योंकि पाकिस्तान को हमने कवर कर लिया है, इसी वजह से आपको इस आर्टिकल में 8 में पाकिस्तान को बाहर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के नागरिक अब अलग होंगे। आर्टिकल 9 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 9 के अनुसार क्या है,
जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, यहां पर देखिए स्वेच्छा की बात कर रही है, वॉलेंटरली हमारा मन कर रहा है, किसी भी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से किसी और देश का नागरिक बन जाता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी स्वतः ही। अब देखिए 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई इंसान स्वेच्छा से उसका मन कर रहा है तो विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है तो वह आर्टिकल 5, 6 और 8 के अंदर, ठीक है, अंदर भारत की नागरिकता की मांग नहीं कर सकता है। आई बात समझ में? आर्टिकल 9 जो है वो आपको एकल नागरिकता की बात करता है, जिसे हम बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। पूरे भारत में एक ही नागरिकता होगी, किसी स्टेट की कोई विशेष नागरिकता नहीं होगी, ठीक है, ना ही आप पर किसी दूसरे देश की नागरिकता होगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल 10 क्या कहता है। आर्टिकल 10 यहां पर हमको बताता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि या कानून के उपबंधों के अधीन है और उसकी प्राप्ति संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी, किसी अन्य प्रकार से नहीं। यहां पर आर्टिकल 10 इतनी बात कहता है, आप समझिए कि आपकी जो नागरिकता है ना वो कानून के जो उपबंध हैं, जो कानून नियम है उनके ही अधीन है। अगर आप गड़बड़ करोगे तो माननीय अमित शाह जी आपकी नागरिकता छीन लेंगे 1 मिनट में, क्योंकि गृह मंत्रालय यहाँ पर नोडल एजेंसी है। उनका मन करेगा तो वो नागरिकता देंगे, उनका मन करेगा तो वो नागरिकता छीन भी सकते हैं अगर आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से नहीं चलते हैं। तो ये बस इतना कहता है कि कोई गड़बड़ करनी नहीं है, अगर आप, वरना आपकी भारत की नागरिकता जा सकती है। बम फेंकोगे, भारत को डिस्टर्ब करोगे, अंतरिक्ष मान के चलिए भारत की कोई विशेष सूचना है किसी विदेशी को दे दोगे या किसी दूसरे देश की एजेंसी को दे दोगे, खुफिया एजेंसी को, तो आपकी भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है, ठीक है। ये आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जी भारत के नागरिक है, क्यों छीन ली गई, तो इसी वजह से छीन ली गई, आपने गड़बड़ कर दी, ठीक है। नागरिकता पर संसद को कानून बनाने की शक्ति को ये इंट्रोड्यूस कर देता है, यहाँ पर ये परिचय दिया जाता है। मतलब गड़बड़ करी तो नागरिकता गई, इतना समझिए। माननीय अमित शाह मोटा भाई जी आपकी नागरिकता छीन लेंगे। आगे आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि है संसद को शक्ति देता है आर्टिकल 11 कि 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 मतलब संविधान लागू होने की ये डेट है, आपको पता है। इसके बाद से संसद के पास ये शक्ति आ गई है कि नागरिकता पर संसद जो है कानून बना सकती है। मतलब संसद कानून बना सकती है कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी और भारत की नागरिकता कैसे जाएगी, ये संसद का विशेषाधिकार है, आप क्लेम नहीं कर सकते। अब देखिए, साथ ही यह भी बताया कि 5 और 8 तक मिली नागरिकता पर भी रोक समाप्ति की जा सकती है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखिए, भारत के संविधान की जो यूनियन लिस्ट है, जिसे हम बोलते हैं संघ सूची में, उसमें एंट्री नंबर 17 है, ठीक है। उसे है बहुत ही क्लियरली एक बात कहती है कि भारत की जो संसद है उसको यह शक्ति प्राप्त है नागरिकता पर किसकी, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, जो कि आर्टिकल उसे किसके माध्यम से मिली है, 11 के माध्यम से। इसी का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया और जिस पर समय समय पर संशोधन किया कि कौन भारत के नागरिक होंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता हो। ये बताता है 5 तरीके से भारत की नागरिकता के बारे में, ठीक है। आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत के नागरिक होंगे। देखिए, यहाँ पर एक मेमोनिक है, इसको आप याद रखिएगा, BRAND, मतलब ब्रांड। आप लोग ब्रांड हो तो भारत की नागरिकता मिलेगी। देखिए, B फॉर बाई बर्थ, अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो तो ऑटोमेटिक रूप से आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। R फॉर रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो, आपने पंजीकरण करा लिया हो तो भारत की नागरिकता मिलेगी। और ये केस बाई केस देखा जाएगा, ठीक है। 7 वर्ष आप इंडिया में रहे हो, आपने किसी से शादी कर ली हो, ठीक है, मतलब कोई लड़की है इंडिया की, उसने किसी से शादी कर ली हो विदेशी से, लेकिन भारत में की हो, या फिर कोई मान के चलिए प्रियंका चोपड़ा ने शादी करी, ठीक है, ये उनके बारे में अप्लाई के बाद लगातार 1 साल से आप भारत में रह रहे हो, ठीक है, तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। आगे देखते हैं। A फॉर एक्विजिशन द्वारा, एक्विजिशन मतलब भारत हमारा जो देश है, अगर हम किसी राज्य पर कोई कब्जा करते हैं, कोई भूभाग पर कब्जा करते हैं, तो अगर जब हम उस पर कब्जा करने के बाद उस क्षेत्र को अपने में मिला लेते हैं तो हमें स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, लेकिन संसद का अधिकार है, ठीक है। जैसे कि हमने सिक्किम को भारत में इंट्रोड्यूस किया 1971 में, ठीक है, तो भारत की नागरिकता उन्हें खुद ही मिल गई। आगे देखते हैं, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, मतलब देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण क्या है कि कोई विदेशी 11 वर्ष से भारत में रह रहा हो, पहले ये नियम और शर्तें थी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, अप्रूवल देना होगा होम मिनिस्ट्री को, और वो होम मिनिस्ट्री की इच्छा पर निर्भर है कि वो आपको नागरिकता देगी नहीं देगी। आपने गायक देखे होंगे अदनान स्वामी पाकिस्तान के, उनको भारत की नागरिकता मिली नहीं थी, तो वो देशीयकरण वाला ही रूट है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है आगे।
इसी को देखते हुए ये जो बवाल हुआ था, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता कानून जो आए थे हमारे 3, ठीक है, इनमें जो ये मेमोने का बाप मतलब आपका देखिए यहाँ पर क्या है, से जो आते हैं मतलब मुस्लिम नहीं है, उन 11 की जगह 5 वर्ष कर दिया। मतलब ऐसे लोग जो मुस्लिम हैं, जो बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं, उनकी नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है उनको हल्का कर दिया गया। मतलब मुस्लिम छोड़कर हों वो, ठीक है, क्योंकि इन देशों में क्या होता है, परसिक्यूशन होता है, क्योंकि ये इस्लामिक राष्ट्र हैं। उनके हिसाब से इस प्रोविज़न को भारत की संसद लेकर आई, ये कानून पास करे। पहले जो उम्र क्या थी, 11 वर्ष से भारत में रह रहा हो उसे नागरिकता मिलती थी, इसके बाद क्या कर दिया, 5 वर्ष वो केवल भारत में रहे तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं डिसेंट मतलब वंश परंपरा द्वारा, अगर आपका दादा दादी कोई भी भारत में पैदा हुआ हो, अगर आप विदेश में रह रहे हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये ऑटोमेटिक रूट है, ये भी इससे संबंधित है। तो आपको पता चल गया 5 प्रकार से भारत की नागरिकता आपको मिलेगी, ठीक है। देख लेते हैं अब नागरिकता का अंत भी कैसे होगा। अब नागरिकता मिल तो गई, अब छीनी भी जा सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा TDR के माध्यम से मेमोने का मतलब टर्मिनेट भी किए जा सकते हो। टर्मिनेट कैसे, मान के चलिए किसी और देश की आपने सिटीजनशिप ले ली, अमेरिका की ले ली, तो आप अमेरिका के नागरिक हो गए, भारत की नागरिकता आपकी चली जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली चली जाएगी, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है, डेप्रीवेशन के माध्यम से, मतलब वंचित द्वारा, मतलब आपने अगर भारत की नागरिकता डॉक्यूमेंट में फ्रॉड करके ली है तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। मानकर चलिए अदनान स्वामी ने भारत की नागरिकता अगर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाकर ली होती तो उनको क्या किया जाता, डेप्रीवेशन कर दिया जाता, उनकी चली जाती। एक है आपकी रिनाउंसिएशन द्वारा, रिनाउंसिएशन माने होता है परित्याग, परित्याग मतलब खुद ही स्वेच्छा से छोड़ देना। मान के चलिए विराट कोहली भारत के नागरिक हैं, अभी भारत की नागरिकता छोड़ दें स्वेच्छा से तो उनकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, उनका मन कर रहा है। अभी क्या किया है उन्होंने, किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है लेकिन भारत की छोड़ दी है तो गई, ऐसे हो सकता है। देखिए नागरिकता प्रदान और समापन के लिए गृह मंत्रालय क्या है, नोडल एजेंसी। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नागरिकता देना और उसकी समाप्ति करना क्या है, गृह मंत्रालय जो है उसके लिए नोडल एजेंसी है, इसी के माध्यम से होगा। मतलब अमित शाह जी बॉस हैं। आगे देखिए भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत का संविधान आपको बताता है कि इंडिया में क्या होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी। ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं क्या होता है आप 2-2 देशों के नागरिक हो सकते हैं। और क्या होगा, अमेरिका में जैसे आप राज्य के नागरिक अलग होंगे और देश के भी नागरिक हैं, लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। देखिए सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान क्या कहता है भारत में, कि ओनली पार्ट ऑफ इंडिया, केवल आप भारत का पार्ट है। नो अदर कंट्री, किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। मतलब आप एक ही देश के नागरिक हैं, ना तो USA और इंडिया की साथ साथ आप नागरिकता नहीं रख सकते, इसका एक मतलब ये होगा। दूसरा क्या है, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट लाइक स्टेट, नॉट स्टेट लाइक, मतलब आप केवल भारत के नागरिक होंगे, ना कि उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के और बिहार के नागरिक होंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ भी नहीं, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में आया है तो इसके नोट्स बनाइए और ऐसे और लोगों तक भी साझा करिए। धन्यवाद।